हे एवरीवन, माय नेम इज सिद्धि। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। दीज सेक्शंस आर कवर्ड 37, 39, 72 से 74। ओके, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ब्रीच का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट का टूटना, यानी कोई चीज जब टूट जाती है तो उसे हम ब्रीच कहते हैं, है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट टूट गई है, इसलिए हम कह रहे हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है फेलियर, यानी जो पर्सन परफॉर्म करने वाला था कॉन्ट्रैक्ट वो फेल हो गया, वो परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, या फिर उसने मना कर दिया कि अब हम परफॉर्म ही नहीं करेंगे, या इनएबिलिटी हो गई, यानी अब वो परफॉर्म कर नहीं पा रहा है। जैसे एक बंदा है, वो कह रहा था मैं आपकी पेंटिंग बना दूंगा, उसके बदले में मुझे 1,000 रुपए चाहिए। अब जो पेंटर है उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो अब वो पेंटिंग नहीं बना पाएगा, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? ब्रीच हो गया। ठीक है। ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स फेलियर, रिफ्यूजर या इनएबिलिटी ऑफ पार्टी टू परफॉर्म इट्स कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। अब कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन का क्या मतलब होता है कि जब पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है, उनके कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होते हैं। जैसे ए का कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन था कि वो बी की पेंटिंग बनाए, और बी का कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन था कि वो इस पेंटिंग के बदले में जो भी मनी कंसिडरेशन है वो दे। So these are the contractual obligation between the parties, giving the aggrieved party a right to seek legal remedy. ये कह रहा है कि अगर कोई बंदा है वो फेल हो जाता है, रिफ्यूज कर देता है, या वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है कॉन्ट्रैक्ट को, तो जो अग्रीव पार्टी है ना, यानी जिसके साथ गलत हुआ है, जिसको नुकसान हुआ है, वो कोर्ट जा सकती है और अपने राइट को इन्फोर्स करा सकती है, यानी वो लीगल रेमेडी की डिमांड कर सकती है। कोर्ट से कह सकती है कि इस बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है, उसकी वजह से मुझे ये लॉस हुआ है, इस मुझे लॉस की भरपाई की जाए। तो दिस इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ए ने वादा किया था बी से कि मैं आपको 100 लैपटॉप डिलीवर कर दूंगा 1 जुलाई तक, जो 5 लाख रुपए का था, लेकिन वो डिलीवर्ड नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच माना जाएगा। तो यहाँ पे अग्रीव पार्टी कौन होगी? बी विल बी अग्रीव पार्टी, और बी के पास राइट है कि वो कोर्ट जा सकती है और रेमेडी की डिमांड कर सकती है कि मुझे इसने लैपटॉप डिलीवर्ड नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे ये लॉस हो गया है, और उस लॉस को भरेगा ए। ठीक है। अब सेक्शन 37 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 37 में लिखा है, फंडामेंटल रूल के बारे में बात करता है कि जितनी भी पार्टीज है वो कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड हैं और उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, या फिर वो ऑफर करेंगी दूसरी पार्टी को कि आप परफॉर्म कीजिए, और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो इसका रिजल्ट होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी दो पार्टीज हैं, दो पार्टी में से जिसकी भी ड्यूटी थी उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की, पहले उसको कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना होगा। अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाती तो वो दूसरी पार्टी को कह सकती है कि परफॉर्म कीजिए। ऑफर टू परफॉर्म मतलब मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, उसके बदले में आप पहले परफॉर्म कर दीजिए। सेक्शन 37 ड्यूटी इम्पोज करता है कि सारी जो भी पार्टीज हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना ही पड़ेगा। अब ये कैसे पता करेंगे, ये कैसे डिटरमाइन किया जाएगा कि किस पार्टी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है? तो जब जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि पार्टीज की अपनी अपनी कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होते हैं, जो उनकी ऑब्लिगेशन होती है अगर वो उसको परफॉर्म नहीं करते तो ये माना जाएगा कि पार्टीज ने ब्रीच किया है। अब किस पार्टी ने ब्रीच किया है ये कैसे पता चलेगा? कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जब ए और बी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, ये गुड्स की डिलीवरी करेगा और बदले में बी ए को पैसे देगा। ठीक है। अब यहाँ पे डिसाइड करना है कि कौन पहले परफॉर्म करेगा, ए पहले गुड्स की डिलीवरी करेगा कि बी पहले पेमेंट करेगा, या दोनों साथ में ये गुड्स डिलीवर्ड करेगा और ये मनी करेगा एट द सेम टाइम। तो ये सेक्शन 51 से 54 में बताया गया है कि किसको पहले कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है, कि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग पहले परफॉर्म करने की ड्यूटी किसकी थी, या दोनों की साथ में परफॉर्म करना था। ठीक है। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ब्रीच। ब्रीच भी कई तरह के होते हैं। एक होता है एक्चुअल ब्रीच, और एक होता है एंटिसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच का मतलब होता है जिस ड्यू डेट को परफॉर्म करना था, आप ड्यू डेट को फेल हो गए। 10 तारीख को आपने बोला था चावल की बोरियां भिजवा देंगे, और 10 तारीख को आपने चावल की बोरियां नहीं भिजवाई, दैट इज एक्चुअल ब्रीच।
आपने पहले नहीं बताया, आपने ड्यू डेट को ही रिफ्यूज कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड एक्चुअल ब्रीच। एंटिसिपेटरी ब्रीच सेक्शन 39 में लिखा है, वो कहता है कि जिस ड्यू डेट को परफॉर्म करना था, यानी 10 तारीख को हमें गुड्स की सप्लाई करनी थी, मैंने 8 तारीख को ही बता दिया कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, तो दिस इज कॉल्ड एंटिसिपेटरी। अब देख लेते हैं कि ब्रीच होने के बाद क्या क्या रेमेडी हो सकती है। यानी जो अग्रीव पार्टी है, जिसका लॉस हुआ है, वो डैमेज के लिए क्लेम कर सकती है कि मुझे 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, मुझे 10 लाख रुपए दिलवा दीजिए। या कह सकती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि उसने बोला था कि 10,000 बोरियां वो चावल की भिजवाएगा, आप उससे कहिए कि 10,000 बोरी भिजवा दे, मुझे ब्रीच नहीं करना है। इसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहा जाता है। इंजंक्शन का मतलब है कि कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले रहे हैं, इंजंक्शन ऑर्डर ले रहे हैं कि पार्टी को परफॉर्म करने से मना कर दिया जाए। रिसेशन का मतलब होता है आप जो अग्रीव पार्टी है वो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दे रही है। क्वांटम मैरिट का मतलब है एज मच एज अर्न, यानी जब ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपका घर बना दूंगा, ये कॉन्ट्रैक्टर था। अब इस जब ये घर बना रहा था, इसने 2 फ्लोर बनाए, तीसरा फ्लोर नहीं बनाया और ये बोला अब मैं नहीं बना पाऊंगा, तो यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो गया। 3 फ्लोर बनाने का प्रॉमिस था, 2 ही फ्लोर बना, तो इसने जो 2 फ्लोर का काम किया है ना, उसका पेमेंट बी को करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड क्वांटम मैरिट, एज मच एज अर्न, जितना काम किया है उतना पैसा दे दो। अब सेक्शन 73 बात करता है डैमेजेस की। हम लोगों ने रेमेडी में बहुत सारी रेमेडी देखी, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सिर्फ डैमेज की बात करता है। ये सारी जो है वो दूसरे एक्ट में डिफाइन की गई है, ठीक है। अब हमें डैमेज लेना है, तो सेक्शन 73 में बताया गया है कि कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ, अग्रीव पार्टी को जो लॉस हुआ है, उस लॉस की जो भरपाई है वो सेक्शन 73 में होगी। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज लिखी है, टर्म अनलिक्विडेटेड। व्हाट इज मीन बाय अनलिक्विडेटेड? 2 तरह के डैमेजेस होते हैं, एक होता है लिक्विडेटेड, एक होता है अनलिक्विडेटेड। अनलिक्विडेटेड का मतलब है नॉट प्री डिटरमाइंड, यहाँ पहले से डिसाइडेड नहीं है। जब पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी तो उन्होंने डैमेजेस नहीं डिसाइड किए थे कि अगर ब्रीच होता है तो पार्टीज को इतना इतना देना पड़ेगा। तो यानी अगर डिटरमाइन नहीं किए तो कौन डिटरमाइन करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगी कि इसका कितना डैमेजेस होगा। 100 बोरी देने का वादा किया गया था, जो 2,000 रुपए की एक बोरी थी। अब पार्टी फेल हो गई, वो कह रही अब मैं पहुंचा ही नहीं सकती हूँ, तो जो अग्रीव पार्टी थी, दूसरी पार्टी बी थी, उसे 2,500 रुपए में वही बोरी पड़ी, तो उसे 500 रुपए पर बोरी ज्यादा देना पड़ा, तो 500 रुपए पर बोरी और 100 बोरी के हिसाब से 50,000 रुपए उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करने पड़े, बिकॉज अदर पार्टी ने ब्रीच कर दिया था। तो ये 50,000 रुपए डिटरमाइन किए गए हैं एज अ कंपनसेशन अंडर सेक्शन 73। अब यहाँ बात आती है कि क्या हर तरह के लॉस जो है वो कंपनसेशन में कवर्ड होगा, या कि कुछ डिसाइड किया गया है। तो कोर्ट कहती है कि लॉस तो बहुत से तरह के हो सकते हैं आपको, लेकिन हम कहते हैं कि अगर रिमोट लॉस है, बहुत दूर का लॉस है, तो हम उसे कवर नहीं करेंगे। ये इस केस में बताया गया है, हेडले वर्सेस वैक्सलैंडेल में। अब इसमें क्या होता है कि एच नाम हेडले जो रहता है, उसके पास एक मिल रहती है, उस मिल का चलाने के लिए एक क्राफ्ट शिप टाइप की एक प्रोडक्ट रहता है, वो खराब हो जाता है। अब ये जो खराब हो जाता है प्रोडक्ट, ये एक कैरियर सर्विस लेता है और इसे मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाता है। ये जो कैरियर सर्विस होती है उसका नाम होता है बैक्सलैंड लेन, ठीक है। अब जो कैरियर सर्विस होती है वो बहुत देरी से पहुंचाती है मैन्युफैक्चरर को, जिसकी वजह से इसकी जो मिल होती है वो 1 हफ्ते तक बंद रहती है और इसको कई तरह के प्रॉफिट का लॉस हो जाता है। अब हार्डले केस फाइल कर देता है कोर्ट में कि मुझे इसका कंपनसेशन दिया जाए, क्योंकि मुझे मान लीजिए 10 लाख रुपए का प्रॉफिट का नुकसान हुआ, मेरा प्रॉफिट होना चाहिए था बट प्रॉफिट नहीं हुआ। अब कोर्ट को डिसाइड करना है कि क्या जो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट था वो बैक्सैंडलेल को देना पड़ेगा इसकी डिले की वजह से, क्योंकि ऐसा हुआ। तो कोर्ट बोलती है कि नहीं, ये काफ़ी रिमोट डैमेजेस हो गया। क्यों? क्योंकि हार्डले ने बैक्सैंडल को बताया ही नहीं था
कि तुम अगर इसको डिले करते हो तो मेरी मिल बंद रहेगी, ठीक है। तो इस वजह से कोर्ट ने डिसीजन बैक्सटेंडल के फेवर में दिया। नेक्स्ट है सेक्शन 74 बात करता है कंपनसेशन वे पेनाल्टीज स्टिपुलेटेड। अब इसमें क्या है कि जब पार्टीज दो कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, ए कह रहा था कि मैं गुड्स की सप्लाई करूंगा और उसके बदले में तुम मुझे मनी कंसिडरेशन देना, लेकिन बी कहता है अगर तुम गुड्स की सप्लाई नहीं कर पाते हो तो तुम्हें पेनाल्टी देनी पड़ेगी, और वो पेनाल्टी जो होगी 1,00,000 रुपए होगी। यानी अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करते हो तो तुम्हें 1,00,000 रुपए देना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे सोचिए कि ये जो 1,00,000 रुपए है ये डैमेजेस का अमाउंट नहीं है कि मुझे जितना लॉस हो, अगर लॉस देखा जाए तो 10,000 का लॉस था, या हम मान लेते कि थोड़ा सा और लॉस होता 20,000 लॉस हो जाता, लेकिन ये बहुत ही हैवी अमाउंट यहाँ लिख दिया 1,00,000 रुपए। तो ये जो लॉस का अमाउंट है ना इसे हम पेनाल्टी मानेंगे। कोर्ट कहती है कि इस पेनाल्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई है तो हम पूरी पेनाल्टी का अमाउंट नहीं दे देंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में। हम ये डिसाइड करेंगे कि नॉमिनल डैमेजेस कितने हुए हैं और रिजनेबल जो भी डैमेज हुआ है उसका पेमेंट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम आप 1 करोड़ लिख दीजिए, 2 करोड़ लिख दीजिए, जितनी भी पेनाल्टी लिख दीजिए और ब्रीच के बाद आपको उतना देना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 75 कहते हैं कंपनसेशन देना पड़ेगा पार्टी को अगर राइटफुली रिसाइन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट को। अब इसको समझिए, एक बंदा है जिसका एक होटल है, इसने होटल में अपना गाने का कॉन्सर्ट रखा था जिसके लिए एक बी पर्सन को अपॉइंट किया गया था कि तुम गाना 10 दिन मेरे होटल में गाओगे। बी तैयार हो गया, उसके बदले में उसको मनी कंसिडरेशन मिलेगा। लेकिन बी ने क्या किया, 2 दिन गाया लेकिन तीसरे दिन से आना मना कर दिया, बोला ब्रीच हो गया। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का क्या हो गया, ब्रीच हो गया। अब बी ने जब ब्रीच किया तो ए ने बी के इस कॉन्ट्रैक्ट को राइटफुली कैंसल किया। राइटफुली रिसाइडिंग का मतलब होता है राइटफुली कैंसल करना। उसने बोला ठीक है तुम मत गाओ, मैं एक सी पर्सन का अपॉइंट कर लेता हूँ। ठीक है, उसे ज़्यादा पैसा देना पड़ा, 10,000 बी को दे रहा था, इसको 15,000 देना पड़ा क्योंकि एट रैंडम उसको बुलाना पड़ा। सो यहाँ पे क्या हुआ है, जो 5,000 इसने एक्स्ट्रा पेमेंट किए हैं उसका जो भुगतान है वो बी करेगा ए को। यही लिखा है वन पार्टी, एक पार्टी ने बी ने ब्रीच किया, अदर पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ही कैंसिल कर दिया। जो लॉस हुआ 5,000 रुपए का अब वो नॉन परफॉर्मेंस की वजह से बी ए को देगा। ओके, लेक्चर खत्म होता है हमारा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इतना ही था। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करो। थैंक यू।